हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम टॉपिक कर रहे हैं मटेरियल से रिलेटेड कर रहे हैं। मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि एक कंपनी का, एक बिजनेसमैन का 70-80% जो पैसा लगा होता है वो मटेरियल पर लगा होता है। इसलिए हमने इससे मटेरियल कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग ऑफ मटीरियल इशू। प्राइसिंग ऑफ मटीरियल इशू, इसको स्टार्ट करते हैं अभी हम। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बता दिया, सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट अपनी रिक्वेजिशन भेजते हैं। ठीक है, किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। और परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर देता है और सप्लायर सामान की सप्लाई किसको कर देता है? स्टोर को। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टोर डिपार्टमेंट उस सामान को रिसीव करता है, उसकी इंस्पेक्शन करता है और उसकी एंट्री कर लेता है। जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास दो प्रोसेस होते हैं, एक तो एंट्री, वो क्या करता है? बिन कार्ड। बिन कार्ड आपको पता है ना, बिन कार्ड मैंने आपको कराया था। बिन कार्ड क्या होता है कि वो जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, सामान रिसीव कर लिया ना, उसकी क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन करने के लिए वो क्या करता है? डिफरेंट रैक बनाता है। हर रैक में वो सामान अलग अलग नेचर का रख देता है और उसमें एक कार्ड लगा देता है जिसमें कितना सामान आया, उसमें से कितना उसने इशू कर दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और उसके पास कितना बैलेंस बच गया है, वो बिन कार्ड पर लिख देता है। ठीक है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। और फिर लेकिन जो स्टोर डिपार्टमेंट वाला है, स्टोर कीपर है, वो बिन कार्ड पर अमाउंट नहीं लिखता। वो सिर्फ क्या लिखता है? बिन कार्ड पर क्वांटिटी इतनी आई है, इतनी क्वांटिटी मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी है और बैलेंस इतनी बच गई है ना। तो हर रैक के ऊपर बिन कार्ड लगा होता है, तो कभी भी इंक्वायरी करो तो पता चल जाता है कि यहाँ पर इस रैक में कितना सामान पड़ा हुआ है। दूसरा सिस्टम क्या होता है? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है? ये किसके पास चला जाता है? ये कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? कितना सामान आया उसकी कॉस्ट साथ में अमाउंट लिखता है, कितना सामान इशू कर दिया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, विद कॉस्ट लिख देता है, और बैलेंस कितना है, विद कॉस्ट। बस बिन और स्टोर लेजर में यही फ़र्क है, इसमें क्वांटिटी लिखी होती है, इसमें क्वांटिटी विद अमाउंट भी लिखा होता है। ठीक है, दोनों बाद में आपस में मैच कर लेते हैं, स्टोर लेजर और बिन कार्ड आपस में मैच कर लेते हैं ताकि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, ये होती है एंट्री। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। स्टोर लेजर रिकॉर्ड द क्वांटिटी, क्वांटिटी भी लिखता है, प्राइस भी लिखता है, टोटल वैल्यू ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड लिखता है, एंड इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल इन द स्टोर। और इशू भी की एंट्री भी करता है कि कितना वहाँ से सामान चला गया हुआ है। ए बैलेंस इज रिकॉर्डेड आफ्टर ईच रिसीव्ड एंड इशू। और बैलेंस भी लिखा जाता है, कितना रिसीव किया, कितना चला गया है ना, इशू कर दिया गया है, बैलेंस भी लिखता है। द एंट्री इन द स्टोर लेजर आर पैरेलल टू दोज ऑन द बिन कार्ड। जैसे बिन कार्ड में एंट्री होती है वैसे ही स्टोर लेजर में होती है, एक्सेप्ट द वैल्यू आर शोन इन स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में बिन कार्ड के कंपेयर में यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है। स्टोर लेजर इज जनरली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लूज कार्ड। इन द मेंटेन इन द, ये दिखना, स्टोर लेजर इज जनरली मेंटेन इन द, किस फॉर्म में रखा जाता है? लूज कार्ड के अकॉर्डिंग, बिकॉज दे कैन बी रिमूव्ड एंड इंसर्टेड एंड एट कन्वीनियंस। एट कन्वीनियंस, इसको रिमूव भी किया जाता है एज कन्वीनियंस। आपने याद रखना है वाला, किस फॉर्म में रखा जाता है? स्टोर लेजर लूज कार्ड के रूप में। ठीक है, ये तो हम पहले बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, स्टोर लेजर किसे कहते हैं, बिन कार्ड किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में करा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये एंट्रीज होगी और स्टोर लेजर में ये होगी। ठीक है, फिर आप आगे मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू। अब स्टोर डिपार्टमेंट या स्टोर लेजर है ना, लेजर से सामान किसको जाना है? जाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब देखो, बट अब पहले हम देख लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप पर जाते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, कि उसने किस वैल्यू पर मटेरियल रिसीव किया है। तो मटेरियल जो हमने परचेज किया है सप्लायर से, जो सामान खरीदा है, उसकी वैल्यू क्या है मटेरियल रिसीव्स की ना, एज पर द CAS 6 के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना कि 6 के में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव। द मटेरियल रिसीव शुड बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस। अकेला परचेज प्राइस नहीं होता, जब हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, फ्राइट, हमने कोई भी भाड़ा दिया हुआ है, इंश्योरेंस कराई है, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू प्रोक्यूरमेंट दैट कैन बी क्वालिफाइड विद रीजनेबल एक्यूरेसी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। हमने सामान को अपने यहाँ तक पहुँचाने तक जितने भी खर्चे किए हैं, उसको वेजेस दिए हैं, भाड़ा दिया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो सारा वैल्यू में ऐड हो जाएगा जो सामान हमने सप्लायर से लिया है। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, कितनी वैल्यू में। ऐसे नहीं सप्लायर ने एंट्री कर दी कि हमने इतनी मात्रा में सामान बेच दिया, उसको तो लिखना ही लिखना है साथ में ये सारी वैल्यू, जो कि उसके पहुँचने तक उसके इंश्योरेंस के सारे खर्चे उसमें क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड्स। वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड्स आ गया। अब देखो, यदि अब ये तो परचेज प्राइस,
यदि यदि तो उसने, जैसे आपको पता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक बार थोड़ी परचेज करता है सप्लायर से सामान। एक बार समझो, हम ये ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हर महीने पहली तारीख को परचेज करता है। यदि तो वो हर महीने परचेज करता है तो वो सेम रेट पर परचेज कर रहा है। जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेगा तो उसी रेट पर इशू कर देता है, नो प्रॉब्लम। मतलब कि जो ऐसा नहीं है जैसे मैं बार बार मेरा मेरा बिजनेस ही पेन बेचना है, यदि मैं पेन लेती हूँ हर बारी तो सेम रेट पर आ रहा है, सेम क्वालिटी का आ रहा है, और आगे मैं उसको इशू कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी रेट पर आगे मैं कहूँगी कि ये कॉस्ट पड़ी है, हमें ये वाले खर्चे ऐड कर, तो ये कॉस्ट पड़ी है ना। तभी देखो कॉस्ट क्यों इम्पोर्टेंट रहती है। यदि मैंने ये निकालना है, मैं कौन हूँ, स्टोर लेजर है ना, कॉस्ट डिपार्टमेंट। तो यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है सामान तो किस कॉस्ट पर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है ना, किस कॉस्ट पर दूँ। तो हम कहते हैं जिस कॉस्ट पर आया उस कॉस्ट पर दे दो, लेकिन ये वाले खर्चे निकल कॉस्ट आ गई। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम कोई नहीं है यदि हम जितनी बारी भी हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं, जितनी बारी भी ये सारे खर्चे होते हैं वो सेम रहते हैं, फिर उसमें से इशू कर दो, सेम रेट पर इशू होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम सप्लायर से जो सामान है सेम सामान बार बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, पर डिफरेंट प्राइस पर ले रहे हैं, है ना। मार्केट में ऐसे ही होता है ना, कभी मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी मार्केट नीचे चली जाती है, तो हम डिफरेंट प्राइस पर सेम सामान लेते रहते हैं ना, क्योंकि हमने इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो किस रेट पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करें, रेट भी देखना है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस रेट पर इशू करें, तो वो प्राइस अलग अलग होता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, कौन सा मेथड किस समय सूटेबल होगा। पहले हम सारे मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपने एज ए कॉमर्स स्टूडेंट या कॉमर्स जब आप MBA करोगे, किसी कंपनी में लगोगे, तब आपने डिसाइड करना है ये सिचुएशन है तो कौन सा मेथड सूटेबल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट आपके एज ए स्टूडेंट है ही है कि ये मेथड को आपको जानना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे कि मेथड है, हम देख लेते हैं कि कितने सारे मेथड है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड कौन से हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया उसको, मैं इसको डिटेल में सभी को करूँगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट, इन्फ्लेटेड प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस, बेस स्टॉक, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ये कॉस्ट प्राइस मेथड है। मार्केट प्राइस मेथड कौन से हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू। और नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कौन सा है, करंट स्टैंडर्ड प्राइस, बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस। ये हेडिंग थे सभी मेथड के। अभी हम इन्हीं के बीच में बहुत डिटेल में इन सभी मेथड्स को करेंगे, और साथ में शायद और भी हम और मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर लें। ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू CAS 6, इशू ऑफ द मटेरियल शैल बी वैल्यूड यूजिंग अप्रोप्रिएट एजम्पशन ऑन कॉस्ट फ्लो। ठीक है, इसके लिए है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज रेट। द मेथड ऑफ वैल्यूइंग शुड बी फॉलोड ऑन द कंसिस्टेंट बेस। कंसिस्टेंट बेस मतलब जो आपने कोई मेथड अपना लिया, हमेशा आपने वो वाला मेथड अपनाना है। ठीक है, गुड मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा मेथड सबसे अच्छा माना जाएगा, जिसमें हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लें, जो मार्केट के नज़दीक हो। ठीक है, मेरे यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ टोटली मेथड का मतलब है कि जो स्टोर डिपार्टमेंट, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी सामान देगा तो किसी कॉस्ट पर देगा, तो उसके पास तो वो बहुत सारा मटेरियल है और अलग अलग कॉस्ट पर आया हुआ है, तो वो कौन सी कॉस्ट चार्ज करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो वो वाला ये सारे मेथड है। जब आप थोड़े से न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक मेथड को डिटेल में करेंगे। पहले आप थ्योरी समझ लें, तो और आपने यदि सभी मेथड की थ्योरी समझ ली तो समझ लो आपको सारे न्यूमेरिकल भी आ गए, और ये सारे न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।